हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एज ए एडवोकेट वीडियो बनाई थी। उसमें रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको फॉर्म भरने के निर्देश से लेकर फॉर्म कैसे भरना है, कैसे जमा करना है, उसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे तैयार करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें आपको एक अच्छे तरीके से आपको बताया ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप किसी के पास बिना भटके आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जमा कर दें और आपका यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो गाइस, उसी तरीके से मैं एक नेक्स्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ मध्य प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में कन्फ्यूज़न आ रही थी कि मध्य प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, या आप अदर स्टेट्स के बारे में भी वीडियोस बनाइए। उसी क्रम में मैंने ये मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मध्य प्रदेश बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, कैसे आपको जमा करना है, इसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश बार काउंसिल में जो डायरेक्शंस इशू की गई हैं बार काउंसिल की तरफ से, बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस दी गई हैं। कम से कम 25 से 30 डायरेक्शंस हैं, जिसमें बच्चों के मन में कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, कैंडिडेट्स के मन में कि कैसे ये सारी चीज़ें, किस पॉइंट का मतलब क्या है, कैसे सारी चीज़ें बनवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने सेट लगेंगे, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स उनके मन से दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ मध्य प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो गाइस, जिसमें मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको उसके इंपॉर्टेंट निर्देश जान लेने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इशू की गई हैं बार काउंसिल की तरफ से, वो आपको जान लेनी बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप जब भी फॉर्म भरें तो आपसे कुछ भी गलत ना हो सके। आपको पता हो कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप पहले से ही अरेंज कर लें। एक बार में आप फॉर्म को डाउनलोड करें और फॉर्म को डाउनलोड करके जमा कर दें। क्योंकि जैसा कि अदर स्टेट्स के बारे में देखें तो उन्होंने ऐसी कोई इंपॉर्टेंट एक्शन नहीं जारी की थी कि मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीगल पेज में ही होना चाहिए, ग्रीन शीट में ही आपके प्रिंट आउट होना चाहिए उसका। पर मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने इंपॉर्टेंट एक्शंस आपने वेबसाइट में ही लिखी हुई है, होम वेब पेज में ही लिखी हुई है कि आपको जब भी फॉर्म डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, उसको आपको ग्रीन पेज में, लीगल पेज में डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना है। तो गाइज़, इसी तरीके से इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं, कई सारे डायरेक्शंस हैं जो बच्चों के मन में समझ में नहीं आ रही हैं या उनसे मिस आउट हो सकती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइज़, बिना स्किप किए हुए। हो सकता है वीडियो ये लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें कई सारी डायरेक्शंस दी गई हैं, 25 से 30 डायरेक्शंस दी गई हैं, जो कि आपको एक अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा, या ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये वीडियो आपसे लंबी हो सकती है थोड़ी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके और आपको कैसे फॉर्म भरना है, गलत आपसे फॉर्म ना हो। और इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इधर उधर के वीडियोस के अलावा आप थोड़ा टाइम इसमें दे देंगे, ताकि आपसे कोई भी फॉर्म, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके और आपका रजिस्ट्रेशन एक बार में हो सके, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उसके बाद कोई भी परेशानी ना हो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो रही हैं, आप वीडियो को देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके ये वीडियो, उनकी भी कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, आपका फॉर्म गलत ना भरे। मैं इसमें आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एज अधिवक्ता ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। तो गाइस, आप ये फॉर्म जो है मध्य प्रदेश बार काउंसिल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें ज़रूर मेंशन कर दूंगा, जिधर से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि गाइस, इसके फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है कि आवेदन फॉर्म भरने के पूर्व दिए गए दिशा निर्देश आवश्यक रूप से अवलोकन कर तत्पश्चात फॉर्म भरें। मतलब आपको इससे पहले आपको इम्पोर्टेंट जो भी इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं फॉर्म भरने के लिए,
वो आपको ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस दी गई हैं बार काउंसिल की तरफ से, मध्य प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से फॉर्म भरने के लिए, वो क्या क्या डायरेक्शंस दी गई हैं। तो गाइस चलते हैं पेज नंबर 2 पर, जहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस दी गई हैं। तो गाइस ये है पेज नंबर 2, जहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण निर्देश, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा और आपका मध्य प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो गाइज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके और आपका फॉर्म गलत नहीं भरे। नहीं तो बार बार फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका बार काउंसिल में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, फिर आगे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं। तो उस वजह से चलिए फॉर्म को इसको पढ़ना शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए हैं, जैसा कि इसमें भी गाइज दिया हुआ है एज ए यूपी बार काउंसिल की तरह, कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सिविल नंबर 352/2023 गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में पारित आदेश 30/7/2024 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन शुल्क निर्धारित किया जाता है। तो गाइस जैसा कि और सारे बार काउंसिल ने भी जो फॉर्म अपना नया निकाला वो इसी जजमेंट के बाद ही निकाला है, जिसमें उनकी जो नई शुल्क निर्धारित की गई है 750 रुपये, वो डिसाइड की गई है। तो इसके पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है नामांकन फॉर्म अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट, जो ये वेबसाइट दी हुई है गाइज, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, और ये वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। एंड गाइज इसमें लिखा हुआ है ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो गाइज आप किसी और के पास मत जाइएगा कि फॉर्म डाउनलोड करना है आपको ये, कि और किसी और से आप फॉर्म डाउनलोड कराएंगे या लेंगे तो वो आपसे शायद फीस चार्ज कर ले या कुछ पैसे ले ले। तो इसको आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट निर्देश बता दूं कि जो ये फॉर्म होगा, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, तो ये ग्रीन लीगल पेपर में फॉर्म प्रिंट कराया जाएगा। ये आप वाइट पेपर में या A4 शीट में आप प्रिंट मत कराइएगा, आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा वैलिड। आपको ये ग्रीन लीगल पेपर में ही प्रिंट कराना है। आपको जब भी आप जाएंगे कहीं भी प्रिंट कराने, तो आप उनसे बोलिएगा ग्रीन लीगल पेपर में इसको प्रिंट करें, तभी ये फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस इसमें मध्य प्रदेश बार काउंसिल की वेबसाइट में दी गई है कि आपको इसको ग्रीन लीगल फॉर्म, उसमें ग्रीन लीगल पेज में ही आपको प्रिंट कराना है। इसको सारे पेज उसमें ही होने चाहिए, इसके अलावा आपका कोई भी पेज नहीं होना चाहिए इस फॉर्म में। तो गाइज आते हैं अगले निर्देश पर, नामांकन हेतु दे अनिवार्य शुल्क का विवरण, मतलब जो आपको शुल्क देना है इसमें से रजिस्ट्रेशन फीस जो देनी है उसके बारे में इसमें बताया गया पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ गाइज, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपको फीस कैसे जमा करनी है। तो इसमें बोला गया है कि बार काउंसिल कार्यालय में उपस्थित होकर फॉर्म जमा करने की दशा में, अगर आप बार काउंसिल कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, नामांकन शुल्क की राशि, नामांकन शुल्क की जो राशि है वो परिषद कार्यालय से चालान प्राप्त कर केवल यूनियन बैंक या हाईकोर्ट शाखा में चालान जमा कर परिषद कार्यालय से रसीद प्राप्त करें। मतलब अगर आप बार काउंसिल कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर रहे हैं तो आपको फॉर्म जमा करने से पहले आपको सबसे पहले रसीद, जो शुल्क राशि की रसीद है, ये आपको यहाँ पे चालान कार्यालय से ही लेना पड़ेगा। आपको जो चालान है, चालान फॉर्म आपको कार्यालय से लेना है। फिर उसके बाद आपको जो कार्यालय में ही यूनियन बैंक है उससे या हाईकोर्ट शाखा में, हाईकोर्ट की कोई ब्रांच है उधर पे जाकर आप चालान जमा करेंगे। उसके बाद जब वो आप फीस जमा करेंगे 750 रुपये, जो उसके बाद रसीद आपको मिलेगी, रिसीविंग मिलेगी, रिसीविंग आप जरूर ले लीजिएगा जब आप जाइएगा फीस जमा करने यूनियन बैंक में या हाईकोर्ट की शाखा में किसी जगह पर जाके, तो आप रसीद जरूर प्राप्त कर लें। वो रसीद आपकी इंपॉर्टेंट होगी फॉर्म जमा करते टाइम। तो अगर आप फॉर्म कार्यालय में जाकर जमा कर रहे हैं तो आपके लिए ये निर्देश है कि आप वहीं से ही चालान लीजिए और वहीं पर
यूनियन बैंक में या किसी हाई कोर्ट की ब्रांच में जाकर आप वहां पर जमा करेंगे। आगे बात करते हैं, यदि शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा कर रहे हैं, मान लीजिए आप ड्राफ्ट से भुगतान कर रहे हैं, आप वहां पर कार्यालय में जाकर नहीं सबमिट कर रहे हैं फीस, तो निम्न दिए गए निर्देश अनुसार ही बनवाएं, अन्यथा स्वीकार नहीं होंगे। मतलब अगर आप बाई ड्राफ्ट जमा करना चाह रहे हैं फीस, वैसे तो आप चालान लेकर फॉर्म भरकर, चालान का फॉर्म भरकर वहीं बैंक से जमा कर सकते हैं फीस, उसकी रसीद इसके साथ फॉर्म के साथ लग जाएगी। अगर आप मान लीजिए रसीद से उससे नहीं कर रहे हैं, चाहे बाई चालान नहीं भर रहे हैं, तो आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। वो बनवाने की विधि इसके बाद इसमें इन्होंने दी है कि आपको सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट जब आप बनवाएंगे तो नामांकन शुल्क जो 600 रुपये है, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग हेतु, जो सामान्य जनरल एंड ओबीसी कास्ट कैटेगरी से हैं, उनके लिए जो नामांकन शुल्क है वो 600 रुपये किसके नाम से बनेगी, बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर। मतलब आपको स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर ये ही आपको लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका फॉर्म ये डीडी आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जो आपके डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप ये नाम बिल्कुल ध्यान से लिखाइएगा, बिल्कुल भी गलत ना हो पाए। उसके बाद जो नामांकन शुल्क, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पार्ट है, वो जो 150 रुपीज है फीस, वो आपको कैसे जमा करनी है, वो जमा करनी है ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड नई दिल्ली, पेबल एट जबलपुर के नाम से बनवानी है। मतलब आपको जो ये अंडरलाइन दिया हुआ है ना इसमें फॉर्म में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड नई दिल्ली पेबल एट जबलपुर, ये आपको लिखवाना है उस डीडी में। 150 रुपए की डीडी में 2 डीडी बनेगी, 600 रुपए वाले में आपको ये जो अंडरलाइन है ये लिखाना है, और जो 150 रुपए की डीडी बनेगी वो ये इसमें जो अंडरलाइन दिया हुआ है फॉर्म में वो आपको लिखवाना है। उसके बाद जब आप ये लिखवा कर आप इसकी डीडी बनवा लेंगे, और जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनको 100 रुपए की और 25 रुपए की डीडी बनवानी है। 100 रुपए की जो डीडी होगी वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से बनेगी, और जो 25 रुपए की डीडी होगी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड नई दिल्ली पेबल एट जबलपुर इस नाम से बनेगी। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि चालान फॉर्म में संलग्न है, जो इसका डीडी का चालान है, डीडी को भरते समय आप जो चालान लगाएंगे वो फॉर्म यहाँ पर फॉर्म के साथ संलग्न है, इसमें दिया हुआ है। जो 150 रुपए की या 25 रुपए की जो आपको जमा करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके लिए चालान यहाँ पर इसी के साथ फॉर्म में अगले पेज में दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड वो प्रिंट कराकर आप उसमें फॉर्म भरेंगे। जिसे पूर्ण रूप से भरें उसे फिर आपको भरना है, और ड्राफ्ट की जानकारी अवश्य रूप से भरें। मतलब उसमें जो आपने ड्राफ्ट बनवाया है ये 150 रुपए वाला और 25 रुपए वाला, इसकी जानकारी आपको उस चालान के फॉर्म में भरनी है सबमिट करते टाइम फॉर्म को। आप उसको ध्यान से जरूर भरिएगा, नहीं तो आपका ये स्वीकार नहीं होंगे, ये डीडी आपकी स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, कि नॉमिनेशन फॉर्म के साथ आवेदक स्वयं का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करें। मतलब जब आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उससे पहले आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन अपना करवाना है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। आप पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र बनाकर इस फॉर्म के साथ आपको लगाना है, आपको पहले से ही वेरीफाई करवाना है, उसका सर्टिफिकेट लेना है कि आपके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, या कोई चार्जेस हैं तो उसके जो भी सर्टिफिकेट आएगा उसमें आपकी धारा, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है पेंडिंग है, आपका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपके खिलाफ कोई केस नहीं भी है तब भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट बनवाकर जमा करना होगा। अगर आपको जानना है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, उसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि नहीं आपको जानकारी है, जानकारी चाहिए इसके ऊपर, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी कैसे आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट बनवाना है। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, कि नामांकन फॉर्म परिषद में जमा होने के उपरांत, जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद होने के उपरांत आवेदक के शैक्षणिक दस्तावेज संबंधित बोर्ड
एवं विश्वविद्यालय को वेरिफिकेशन हेतु प्रेषित किए जाएंगे। मतलब जो आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन के, जो आपने एजुकेशन प्राप्त करी है हाई स्कूल से लेकर लॉ की डिग्री तक, वो आपके संबंधित जो भी बोर्ड है आपका, जैसे सीबीएसई अगर आपने किया तो सीबीएसई को भेजेंगे, आपने एमपी बोर्ड से किया है या किसी और बोर्ड से किया है तो आपको उस संबंधित बोर्ड में भेजेंगे, या आपकी जो डिग्री जिस विश्वविद्यालय से होगी वहां पर भेजी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबसे पहले वेरीफाई कराए जाएंगे। फिर क्या दिया हुआ है, वेरिफिकेशन होने के उपरांत, मतलब जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद नामांकन समिति द्वारा नामांकन की जाएंगे। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद नामांकन समिति जो है वो नामांकन कर देगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फिर आपका रजिस्ट्रेशन समिति जो है वो कर देगी। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। आवेदक अपना नामांकन आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में स्वयं कैसे आप जमा करा सकते हैं, आप स्वयं जाकर जमा करा सकते हैं कार्यालय में, परिषद कार्यालय में जाकर स्वयं जमा करा दें, अथवा अथवा आप बाई डाक डाक के माध्यम से आवश्यक शुल्क दस्तावेज के साथ प्रेषित कर सकते हैं। मतलब जो आप बाई डाक अगर बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो एक आवश्यक शुल्क जो आपकी जो ये शुल्क लिया जा रहा है, इसके दस्तावेज इसके डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होने चाहिए। ये नहीं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ये पेमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके इसके आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किया और फॉर्म को ऐसे सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए विदाउट विद शुल्क दस्तावेज, मतलब जो आपने फीस जमा करी है उसके भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। फॉर्म भरे जाने के संबंध में संलग्न आवश्यक निर्देशों को अच्छी तरह पढ़कर फॉर्म में आवश्यक विवरण लिखें। मतलब जो आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस दी जा रही हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर उसके बाद फॉर्म को अच्छी तरीके से भरना है इसको, ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। दस्तावेजों या प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो भी आपके दस्तावेज लगने हैं वो लगाएंगे और प्रमाण पत्र जो लगने हैं वो लगाएंगे, एवं फोटो प्रतियां भी दें। मतलब अगर जिसकी भी जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनकी फोटो कॉपी भी दी जाएंगी। तो इसके बाद इसमें बताया गया कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितनी कॉपी लगेंगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर कि आवेदक अपना नाम आवेदन पत्र पर एलएलबी की अंक सूची के अनुसार अंकित करें। मतलब जो आपका नाम होगा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो आपका हाई स्कूल वाला नहीं होना चाहिए या इंटर वाला नहीं होना चाहिए। आपका जो एलएलबी की डिग्री आपने ली है, एलएलबी की जो मार्कशीट्स हैं आपकी, या बीए एलएलबी आपने की है उनकी जो मार्कशीट्स हैं, आपने 5 साल वाला कोर्स किया तो उनकी मार्कशीट, या आपने 3 साल वाला कोर्स किया तो एलएलबी की मार्कशीट, उसकी जो मार्कशीट में आपका नाम लिखा हुआ है वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम भरना है। एक्सेप्शन इसमें क्या है कि जो विवाहित महिलाएं जिनकी शादी हो गई है उनको छोड़कर, उनके लिए छूट है, उनके लिए एक अलग प्रोविजन है कि उनको कैसे नाम भरना है, उसके लिए आगे इसमें फॉर्म में बताया गया है। बाकी विवाहित महिलाओं को छोड़कर बाकी सब लोग अपना आवेदन पत्र में नाम अंक सूची के अनुसार ही भरेंगे। जो अभी आपकी मार्कशीट आई है बीएलएलबी की या एलएलबी की या बीबीएलएलबी जो भी आपने डिग्री करी है लॉ की, तो उसके अनुसार ही आपको भरना है। आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। आवेदन पत्र के साथ अंक सूचियां की प्रमाणित प्रतिलिपियां 2 सेट में भेजना आवश्यक है। मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो उसके बाद जो आपकी मार्कशीट्स होंगी, जितनी भी मार्कशीट होंगी हाई स्कूल से लेकर एलएलबी तक की, उसकी 2 सेट फोटोकॉपी आपको साथ में भेजनी। 2 सेट फोटोकॉपी आपको हर मार्कशीट की करानी है, जिसे क्रमवार रखें। मतलब आपको एक क्रम दिया गया है किस तरीके से अरेंज करनी है। सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई जाएगी, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, मतलब जो आपकी 12th है उसका, फिर जिसमें जन्म तिथि उल्लेख हो, जिसमें मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो, फिर उसके बाद अंक सूची, इसके जो प्रमाण पत्र भी लगाना, आपकी जो शायद उसको सनद कहते हैं वो सर्टिफिकेट भी लगाना, पासिंग सर्टिफिकेट, और उसकी मार्कशीट्स भी लगानी है आपको हाई स्कूल और इंटर की। इसके बाद स्नातक की उपाधि का प्रमाण पत्र, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन किया है, मान लीजिए आपने 3 साल वाला लॉ किया है
तो उसमें आपकी जो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र होगा, डिग्री होगी, उसका वो सर्टिफिकेट लगाना, पासिंग सर्टिफिकेट, और उसकी अंक सूची सभी सेमेस्टरों की लगानी है। ऐसा नहीं कि आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट दे दी गई, आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट अकेले लगा दिए, तो वो चीज़ नहीं होगा। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि सर मेरे पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, हर सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं उपलब्ध है, या मेरे पास ऑनलाइन वाली उपलब्ध है। उसके लिए भी इसमें रोक लगाई गई है। आपको सभी सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है, और जो आपकी पासिंग सर्टिफिकेट है वो लगाना है। स्नाकोत्तर स्नातकोत्तर उपाधि का प्रमाण पत्र, मतलब आपने जो स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अगर कोई उपाधि ली है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है, और उसकी अंक सूची लगानी है दोनों वर्षों की। अगर मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको उसकी भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स लगानी है दोनों साल की। इसके बाद आते हैं एलएलबी की, जो आपने डिग्री ली है। मान लीजिए जिन्होंने 3 साल वाला कोर्स किया है तो उनकी तो ग्रेजुएशन और एलएलबी की अलग अलग होंगी मार्कशीट्स। अगर जिन्होंने 5 साल वाला किया है तो उनकी एक साथ ही 10 सेमेस्टर की मार्कशीट्स होंगी, तो वो सारी लगेंगी। फिर आपको एलएलबी की सभी अंक की सूचियां लगानी है, जो मतलब जितनी मार्कशीट हैं वो लगानी है। 3 वर्ष पाठ्यक्रम एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम, मतलब जो 3 वर्ष हैं या 5 वर्ष वाले हैं, सबको सेमेस्टर अनुसार लगाना है। ऐसा नहीं कि आप सेकंड सेमेस्टर का पहले लगा दिया, फर्स्ट सेमेस्टर का बाद में लगा रहे हैं। तो आपको पहले फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे करके आपको सारी मार्कशीट लगानी है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक नोट दिया हुआ है। जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आती है कई कैंडिडेट्स के मन में कि सर मेरे जो इंटरनेट की कॉपी अंक सूची इंटरनेट से मार्कशीट मैंने डाउनलोड कर ली है, क्या वो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इंटरनेट की अंक सूची मान्य नहीं होगी। आपको जो फिजिकल कॉपी मार्कशीट की कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है सिर्फ वही लगेगी, इंटरनेट वाली आपकी नहीं लगेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारी मार्कशीट लगाने के बाद आपको आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करना है। ठीक है, इसमें आपको आधार कार्ड की, फिर इसके बाद लास्ट में आधार कार्ड लगाना है। फिर इसमें पॉइंट नंबर 9 में आते हैं, तो वहाँ दिया हुआ है विधि स्नातक की उपाधि। विधि स्नातक की जो आपकी डिग्री है वो आपको अवश्य रूप से जमा करना है। जो आपकी डिग्री मिली है लॉ की, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपनी लॉ की डिग्री जो है वो यहाँ पर आपको जमा करनी है, अनिवार्य है। आपको ऐसा नहीं कि आप डिग्री ना जमा करें, आपको यहाँ पे लॉ की डिग्री जमा करनी पड़ेगी। अगर प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री आप सबमिट करिए। अगर प्रोविजनल डिग्री नहीं, ओरिजिनल डिग्री मिल गई तो ओरिजिनल डिग्री आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। आवेदन पत्र के साथ दी जाने वाली रंगीन फोटो, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं, ये आप भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके साथ जो रंगीन फोटो दे रहे हैं आप, इसमें अपनी कलर्ड फोटो दे रहे हैं, वो रंगीन फोटो में से एक आवेदन पत्र के प्रश्न नंबर 6 में लगेगी। पृष्ठ क्रम संख्या 6 में निर्धारित स्थान पर चस्पा करें। मतलब जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके पेज नंबर 6 में निर्धारित स्थान पर उधर पे दिया गया एक प्लेस, उधर पे आपको पेस्ट करनी है एक कलर्ड फोटो। फिर जिसको कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य, मान लीजिए जो बार काउंसिल के मेंबर हैं उनके द्वारा, या सचिव हो बार काउंसिल के उनके द्वारा, या अथवा अधिवक्ता संघ जो बार काउंसिल बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हों, बार काउंसिल के अध्यक्ष हों, या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हों, या सचिव हों, या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, जो मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा, या नोटरी द्वारा सत्यापित कराएं। मतलब जो आपकी फोटो लगेगी कलर्ड फोटो पेज नंबर 6 में, इसको अटेस्ट करवाना है। किससे किससे करा सकते हैं आप ध्यान सुनिएगा। आप बार काउंसिल के सदस्य या मेंबर या सचिव से करा सकते हैं, अधिवक्ता संघ जो बार एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष या सचिव से करा सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं, या नोटरी द्वारा इसको अटेस्ट करा सकते हैं। इतने लोगों से आप अटेस्ट करा सकते हैं। तथा शेष 2 अन्य छायाचित्र, उसके बाद जो 2 और फोटो लग रही हैं वो सत्यापित नहीं होंगी। मतलब जो आपकी एक फोटो है कलर वाली, पहली जो पेज नंबर 6 में लग रही, सिर्फ वही सत्यापित करानी है, बाकी की सत्यापित नहीं करानी है। शेष वाली सत्यापित नहीं करानी है।
जो शेष फोटो लग रही हैं आपकी, 2 अन्य फोटो जो लग रही हैं, उनको क्या करना है, आपको कहीं पेस्ट नहीं करना है, उसको बाजू में जहाँ आपकी पेज नंबर 6 में ये फोटो लगेगी रंगीन, उसी के बगल में एक जगह दी हुई है, वहां पर एक लिफाफे में रखकर, छोटा एक जो लिफाफा आता है जिसमें आप फोटो रखते हैं, उसमें रखकर वहां पर अटैच कर दें, इसके साथ संलग्न कर दें, इसके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ वहां पे एक प्लेस दी हुई है, वहां पर आप अटैच कर देंगे, यहाँ पर फॉर्म के साथ लगा देंगे। इसमें एक निर्देश दिया हुआ है कि जो आपकी फोटो होगी वो बैंड या गणवेश वाली फोटो चस्पा लगाना मान्य नहीं है। मतलब जो आपने बैंड लगाकर कुछ लोग फोटो खिंचा देते हैं और वो लगाते हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो वो बैंड वाली फोटो नहीं लगेगी। आपकी नॉर्मल जो ड्रेस है आपकी, आप व्हाइट शर्ट पहन लीजिए, ब्लैक अपना कोट पहन लीजिए और ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट में आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। ज़्यादा हो तो ब्लैक टाई लगा सकते हैं आप। तो जो एक नॉर्मल मतलब फोटो क्लिक करानी होती है कि स्टूडेंट की, लॉ स्टूडेंट की फोटो होती है, उस तरीके से आपको क्लिक करानी है। आपको ये बैंड लगा कर नहीं करानी है कि आपने लॉयर्स बैंड पहन लिया जो, तो उसके उसको पहनकर आप फोटो क्लिक कराएं, वो वाली नहीं करानी। आपको ब्लैक टाई पहन लीजिए, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहनकर आपको उस तरीके की फोटो क्लिक करा के लगानी है, ब्लैक बैकग्राउंड, वो व्हाइट बैकग्राउंड में। जो आपका लिफाफा होगा, इसके साथ जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, इसके साथ आपको पॉइंट नंबर 11 में दिया हुआ है कि 6x3 का, 6x3 इंच का, ये इंच ही होगा क्योंकि 6x3 फुट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6x3 इंच का स्वयं का पता लिखकर लिखा लिफाफा अवश्य रूप से संलग्न करें। मान लीजिए जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, इसके साथ आप एक 6x3 का एक लिफाफा ले लीजिए। वो लिफाफा लेकर उसमें आप अपना पता लिखिए, एड्रेस लिखिए, जो भी आपका एड्रेस है, जो आप फॉर्म में एड्रेस आप अपना भर रहे हैं, जहाँ पर आपसे बार काउंसिल कांटेक्ट कर सके। ऐसा नहीं आप रह रहे हो कहीं और, पता आपने कहीं और का भर दिया उसमें। तो आप जहाँ से बार काउंसिल आपको कांटेक्ट कर सके, वो पता आपको यहाँ पर लिखना है और लिफाफा अवश्य रूप से इसके साथ एक संलग्न किया जाएगा। एक लिफाफा इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। 6x3 का एक लिफाफा जरूर जाएगी, आप ध्यान रखिएगा, लोग भूल जाते हैं इसको, क्योंकि लिफाफा उसमें मतलब एक कंसीडर नहीं करते। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, फॉर्म सबमिट कर दिया, तो वो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। आपको 6x3 का लिफाफा लगाना जरूर मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको आवश्यक रूप से संलग्न करना है इसके साथ। आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। यहाँ दिया हुआ है आवेदन पत्र के कॉलम नंबर 13 और 21 में, जो आवेदन पत्र इसका है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके कॉलम नंबर 13 और 21 में जो चाही गई जानकारी आवश्यक रूप से भरें। मतलब जो पॉइंट नंबर 13 भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और जो पॉइंट नंबर 21 है उसमें जो आपसे जानकारी मांग रहे हैं वो आपको अवश्य रूप से भरनी है, उसको आपको स्किप नहीं करना है, तथा स्पष्ट रूप से चाहिए गई जानकारी को विस्तृत रूप में उल्लेख कर अपने हस्ताक्षर करें। मतलब जो भी आपसे जानकारी ली जा रही है वो आपको जानकारी देनी है और उसके आगे आपको साइन करना है। ठीक है, आपको हस्ताक्षर आपको हर पॉइंट के आगे करना है। आते हैं पॉइंट नंबर 13 पर। विशेष रूप से, विशेष जहाँ व्यवसाय स्थल होगा, मानिए जो भी आपका, आप कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस स्थान का संपूर्ण पत्र व्यवहार का पता अंकित करना अनिवार्य। मतलब आपको उस जगह का पता जरूर लिखना है जहाँ पे आपको पत्र के द्वारा कांटेक्ट किया जा सके। आपको वो एड्रेस जरूर लिखना है जहाँ पे आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पर लिखना जरूर आवश्यक है, वहाँ का पता लिखना। आते हैं पॉइंट नंबर 14 पे। यहाँ पे दिया हुआ है नामांकन आवेदन पत्र में जिन अधिवक्ताओं द्वारा आवेदक को अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया गया है, मतलब जिन एडवोकेट्स ने आपके इस फॉर्म में करेक्टर सर्टिफिकेट साइन किया है या जो करेंगे, उनकी सील एवं नामांकन क्रमांक, मतलब जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनकी जो सील है, उनकी स्टैंप है, वो जरूर अवश्य रूप से लगवाएं, अवश्य रूप से उल्लेख करवाएं। जो आपको उसमें मतलब ऐसा नहीं है, आपको भूलना नहीं है, आपको जो उनकी स्टैंप है, जिन भी एडवोकेट से आप इसको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उनकी यहाँ पे सील जरूर लगेगी, स्टैंप लगेगी, और उनका नामांकन क्रमांक, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपका जरूर लिखा जाना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आपका
माने नहीं माना जाएगा आपने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर उनका नहीं लिखा है तो। आते हैं पॉइंट नंबर, अगले पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने नंबरिंग इसकी गलत कर दी है। अब पता नहीं क्यों गलत कर दी है इन्होंने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इन्होंने गलत कर दी नंबरिंग। आते हैं अगले पॉइंट में, नियमित छात्र या छात्रा के रूप में विधि परीक्षा अध्ययन एवं उत्तीर्ण करने के संबंध में विधि महाविद्यालय का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। मतलब जो भी छात्र छात्रा हैं, नियमित छात्र छात्रा के रूप में विधि परीक्षा अध्ययन का मतलब इसका क्या मतलब है, पॉइंट नंबर इस पॉइंट का जो इसमें इसमें 11 नंबर से लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो आपका अटेंडेंस का सर्टिफिकेट है। आपको कॉलेज से, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, लॉ यूनिवर्सिटी है, उधर से आपको अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लेना जरूर आवश्यक है। अटेंडेंस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपको जरूर बनवाना है। वो अटेंडेंस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर यहाँ पर लगेगा, जो कि ये दर्शाएगा कि आपने रेगुलर कॉलेज अटेंड किया है, रेगुलर आपकी अटेंडेंस थी और उसी में आपने ये लॉ डिग्री कंप्लीट करी। क्योंकि जो लॉ की कोर्स होता है वो कभी भी प्राइवेट नहीं होता है, वो हमेशा रेगुलर होता है। आपको नियमित रूप से जाकर लॉ की डिग्री अटेंड करनी होती है। आप ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया दूर से, आपने फिर आप सिर्फ एग्जाम देने जा रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। आपको कॉलेज से अटेंडेंस सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा जिसमें लिखा हो कि आप नियमित छात्र छात्रा के रूप में विधि परीक्षा का अध्ययन एवं उत्तीर्ण किया है। आते हैं अगले पॉइंट में, सिर्फ महिला आवेदकों के लिए, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यदि आवश्यक हो तो, अगर जरूरी है तो विवाह के पश्चात, अगर आपकी शादी हो गई है, फीमेल कैंडिडेट्स की जिनकी शादी हो गई है, यदि आपने उपनाम बदला है, मान लीजिए जो आपने लास्ट नेम है आपका उपनाम है, अगर वो आपका शादी के बाद बदल गया है, डॉक्यूमेंट्स में भी बदल गया है, तो आप इसको, तो इस संबंध में शपथ पत्र में इसकी घोषणा की जाए तथा महिला आवेदक आवेदन पत्र में इसी अनुसार जानकारी भरें। मतलब जो आपकी अगर नाम बदल गया है, जिनका नहीं बदला है वो तो एज इट इज भर देंगे। लॉ, जो लॉ की डिग्री है, लॉ की मार्कशीट है आपके एलएलबी की, उसके अनुसार ही आप भरेंगे। लेकिन अगर जिनका नाम बदल गया, उपनाम बदल गया, उपनाम ना कि नाम, जिनका उपनाम बदला है उनके संबंध में एक शपथ पत्र आपको एफिडेविट बनाना है, जिसमें ये घोषणा की जाए कि आपका शादी के पश्चात उपनाम बदल गया है और करेंट में क्या उपनाम है वो लिखकर आपको एक एफिडेविट बनवाना है, नोटरी से अटेस्ट करवाकर उसमें इसके साथ अटैच करना है। और उसी एफिडेविट के अनुसार जो भी आप एफिडेविट में जानकारी देंगे, उसी एफिडेविट के अनुसार आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानकारी भरनी है। उसी के तरीके से आपको वही नाम इसमें भरना है जो भी आपका एफिडेविट में बताएंगे आप। आते हैं अगले पॉइंट में, प्रत्येक कॉलम के सामने चाही गई जानकारी अवश्य रूप से भरें। जो भी आपके कॉलम दिए गए हैं फॉर्म में, उसके सामने जो भी जानकारी मांगी गई वो आपको जरूर भरनी है। यदि आपसे मांगी गई जानकारी सही एवं पूर्ण नहीं भेजेंगे, जो भी आपसे जानकारी मांगी गई अगर आप सही से नहीं बता रहे हैं या पूरी तरीके से नहीं बता रहे हैं, कुछ छुपा लेते हैं आप, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं हुआ है, एफआईआर तो नहीं हुई, आपने छुपा लिया, बाद में बार काउंसिल को पता चला, तो आपका नामांकन विलंब हो सकता है। आपका नामांकन विलंब हो सकता है और रद्द भी किया जा सकता है, और जिसका उत्तरदायित्व कार्यालय पर नहीं होगा। आप कार्यालय पे नहीं कह सकते हैं कि कार्यालय की गलती थी। आपका नामांकन विलंब हो सकता है और रद्द भी किया जा सकता है बार काउंसिल की तरफ से। आते हैं अगले पॉइंट में, मांगी गई उन सभी जानकारियों एवं घोषणाओं को जो संदर्भ युक्त नहीं है, जो भी जानकारी मांगी जा रही है, डिक्लेरेशन आपसे मांगा जा रहा है, संदर्भ युक्त नहीं है, तो पूर्ण जानकारी के साथ नहीं लिखकर हस्ताक्षर करें। मतलब कि आपसे जैसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दें कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर नहीं है, मान लीजिए आपके आपसे संदर्भ युक्त नहीं, आपसे बिलोंग नहीं करती है, तो आप उसके सामने नहीं जरूर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दें, उसके सामने आपको नहीं लिखकर उसके सामने हस्ताक्षर करना है। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है आपने कभी जॉब की है, मान लीजिए आपने जॉब नहीं की है, तो आप उसको ब्लैंक करके नहीं जा सकते हैं, उसके सामने आप नहीं लिखिए, फिर उसके सामने आप अपना साइन करिए। हर पॉइंट के सामने आपको साइन करना आवश्यक है। आते हैं अगले पॉइंट पर, आवेदक द्वारा नामांकित किए गए उत्तराधिकारी के मूल हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
जो आप ये फॉर्म भरेंगे इसमें आपसे एक नॉमिनी डिटेल मांगी जा रही है, जो आपका उत्तराधिकारी होगा, हायर होगा, उसकी डिटेल मांगी जा रही है नॉमिनी की। उसमें जो होगा उनका मूल हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप उनका फोटोकॉपी लगा दें या कोई और कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा ही आपको साइन कराना है, जिनको आप उत्तराधिकारी बना रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। तो उनको उनके मूल हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, अगर मूल हस्ताक्षर नहीं होंगे तो उसको नहीं माना जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। हर महत्वपूर्ण जानकारी के पक्ष समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न करें। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी आप लगा रहे हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, उसके समर्थन में उसको आप प्रूफ करने के लिए अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है या दस्तावेज है तो आप उसको अवश्य रूप से संलग्न कर दें, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन होने में हेल्प करेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आपको उसके रूप साथ में जरूर संलग्न करें। जैसा कि यदि आपको पूर्व में दंडित किया गया है, मान लो आपको आपके खिलाफ पहले कोई केस हो चुका है, जिसमें आपको दंड दिया जा चुका है, या आपको कोर्ट के द्वारा आपको सजा सुनाई गई थी, तो आपको उसका, या दिवालिया घोषित किया गया है आपको कभी भी, तो उसकी जानकारी आपको जरूर देनी है, और उसका एफिडेविट, उसका साथ में सर्टिफिकेट ये देना है, या उसका दस्तावेज लगाना है, जो भी आपका उसमें डॉक्यूमेंट्स होगा उससे रिलेटेड, वो आपको जरूर इसके साथ लगा देना है। आते हैं पॉइंट नंबर 17 पे। यदि आपको किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य बार काउंसिल द्वारा नामांकित किया गया था, मान लो आपको किसी हाई कोर्ट ने या किसी और बार काउंसिल ने, किसी अदर स्टेट के बार काउंसिल ने नामांकित किया था, आपका रजिस्ट्रेशन किया था, तो मूल प्रमाण पत्र जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, या अन्य कोई आवश्यक विवरणों के लिए सक्षम प्रमाण पत्र, या किसी अन्य जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके सक्षम, उसके लिए उसके साथ का कोई प्रमाण पत्र है, जिससे कि नामांकन समिति संतोष व्यक्त कर संलग्न करे, कर सके संलग्न करे। मान लो आपने किसी और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था, आप फिर यहाँ पर करा रहे हैं, या किसी हाई कोर्ट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो आपको उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या उससे रिलेटेड कोई और सर्टिफिकेट है, तो उसको साथ में जरूर संलग्न करें, ताकि बार काउंसिल जो होगी नामांकन समिति, वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगी और उसको आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी। आते हैं पॉइंट नंबर 18 पर। यदि आप किसी फर्म, कंपनी, निगम, संयुक्त, हिंदू परिवार द्वारा बनाई गई फर्म से संबंध है, मान लीजिए अगर आपको कोई इन फर्म में आप काम करते हैं, किसी कंपनी में या निगम में या संयुक्त परिवार द्वारा बनाई गई कोई फर्म है, उससे संबंध रखते हैं, तो विवरण एवं विस्तृत जानकारी अवश्य रूप से दें। तो आप उसको, उसकी जानकारी आपको जरूर देनी है, मतलब आपको जानकारी छुपानी नहीं है, अगर आप इन सब में से किसी भी एक में आप हैं इन्वॉल्व तो। नोट, आपराधिक प्रकरण बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में मान नामांकन समिति का आदेश अंतिम होगा। मान लीजिए अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है, या बर्खास्त किए गए, सस्पेंड किए गए हैं किसी जॉब से या किसी जगह से, तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते, अगर बार काउंसिल आपका रिजेक्ट कर देती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, तो जो बार काउंसिल का निर्णय होगा, आदेश होगा, वो अंतिम आदेश माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, तो वो आपका निर्णय बार काउंसिल ही करेगा, इसके अलावा आपका कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। ये चीज उन्होंने पहले से ही नोट पे लिख दी है। 19 पॉइंट पे आते हैं। यदि आवेदक किसी न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है, मान लीजिए किसी कोर्ट ने आपको दोषी पाया है, कन्विक्शन हो चुका है आपका इससे पहले किसी कोर्ट में, अथवा उस पर कोई फौजदारी अथवा विभागीय जांच का प्रकरण चल रहा है, मान लीजिए आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है फौजदारी का, या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, आपके कोई सेवा कर्मी है उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो न्यायालय द्वारा प्रमाणित, तो कोर्ट से जो प्रमाणित है प्रतिलिपि चालान की, उसकी जो चालान की प्रतिलिपि होगी और कॉपी होगी उसकी, प्रमाणित जो कोर्ट से मतलब प्रमाणित की गई हो, उसकी प्रतिलिपि आपको, उसकी कॉपी, एवं न्यायालय से जो न्यायालय में आपकी पिछली सुनवाई हुई है, जो आपकी लास्ट डेट थी उस केस के रिकॉर्डिंग, उस केस के रिगार्डिंग जो भी आपकी लास्ट डेट थी, या विभागीय जांच चली तो उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट कार्रवाई हुई थी, उसके उसकी सुनवाई की तिथि की प्रमाणित प्रतिलिपि, जो भी आपकी सुनवाई हुई है
उसकी फोटोकॉपी जिसमें लंबित कार्रवाई का विवरण होना समस्त जानकारी सहित संलग्न करें। मतलब जो जिसमें आपका कार्रवाई का विवरण दिया हो और उसकी जानकारी दी गई हो वो आपको संलग्न करना है, इसके साथ उसकी फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 20 पर आते हैं। यदि आप किसी फर्म में निष्क्रिय भागीदार है, मतलब आप किसी फर्म में निष्क्रिय भागीदार, आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, निष्क्रिय मतलब साइलेंट आप पार्टनरशिप है आपकी, तो उक्त आशय में पार्टनरशिप डीड की प्रतिलिपि संलग्न करें। तो उस जो पार्टनरशिप आपकी हुई है तो उस पार्टनरशिप डीड की आपको कॉपी साथ में लगानी है। तथा सेवा से निवृत्त हुए हों, या मान लीजिए आपने किसी कहीं जॉब कर रहे थे वहां से आपने रिटायरमेंट ले लिया है तो उसकी प्रतिलिपि आपको रिटायरमेंट की इसके साथ लगानी है। तो वास्तविक सेवा मुक्त प्रमाण पत्र, इस अगर ये रिटायर हुए हैं तो आपको उसका रिटायरमेंट सर्टिफिकेट जो होगा वो मुक्ति की अंतिम अंतिम अथवा बाद की तिथि संलग्न हो, जिसमें मतलब आपका रिटायरमेंट डेट लिखी हो या उसके बाद की तिथि लिखी हो, वो आपको इसके साथ लगाना अनिवार्य है। आते हैं अगले पॉइंट पर। यदि आवेदक ने मैट्रिक से विधि की परीक्षा आवश्यक अवधि से अधिक वर्षों में उत्तीर्ण की है, मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक की परीक्षा जो आपकी है, ये मैट्रिक से मतलब हाई स्कूल से जो भी आपकी लॉ की डिग्री तक आपकी जो भी आपने परीक्षाएं दी हैं वो आपने मान लीजिए जैसे कि लॉ की डिग्री आपकी 3 साल वाली, 3 साल की जगह आपने 4 साल की, या मान लीजिए 5 साल वाली आपने 6 साल में की है, या ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल में किया है या 5 साल में किया है, या 12th आपने ज़्यादा दिनों में किया है, तो जिन वर्षों में वह अध्ययन नहीं कर सका है, मतलब जिन वर्षों में वह अध्ययन नहीं कर सका है, मान लीजिए पढ़ा ही नहीं था, 1 साल छूट गया था, उससे गैप रहा है आपका, हाई स्कूल से लॉ की डिग्री तक के बीच में कोई गैप रहा है, या पास नहीं हुआ था, फेल हो गया था किसी साल में, तो उसके संबंध में क्रमवार, मतलब अगर आपको 2-3 गैप है तो लाइन वाइज, ऐसा नहीं कि आप बाद वाला गैप पहले लिख दीजिए पहले वाला बाद में लिखें, तो ऐसा नहीं, क्रमवार वर्षों से स्पष्टीकरण युक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करें। इसके साथ आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट के साथ आपको एक एफिडेविट बनाकर उन गैप ईयर का आपको उसमें लिखना अनिवार्य है कि आपका किस किस कारणों से गैप रहा है और किस किस वर्ष रहा है, उसको क्रमवार तरीकों से, मतलब एक लाइन से आपको फिल करना है उसको, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दें। तथा शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से प्रथम कलम में उल्लेख करें, मतलब जो आपका एफिडेविट बनेगा उसके फर्स्ट पॉइंट जो होगा उसमें उल्लेख करना है आपको कि आवेदन देने की तिथि के पूर्व तक वह आवेदक किसी भी व्यवसाय या नौकरी में संलग्न नहीं रहा है। अगर आप किसी व्यवसाय या नौकरी में संलग्न नहीं थे तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि आवेदन देने की तिथि के पूर्व, पहला पॉइंट यही रहेगा आपका। मान लीजिए अगर आप किसी व्यवसाय में संलग्न नहीं रहे हैं तो कि इससे पूर्व आवेदक किसी भी व्यवसाय या नौकरी में संलग्न नहीं रहा है। तो अगर आपने रहे हैं तो अन्य स्थिति में शपथ पत्र में पिछले रोजगार, सबसे पहले आपको पिछले रोजगार का विस्तृत विवरण देना है एवं रोजगार व्यवसाय समिति का विवरण देना है, जो भी आप जहाँ पे जॉब करते थे उसकी विवरण पूरा देना है। अपनी आय से संबंधित स्रोतों की जानकारी दें। अगर आप कहीं से आपकी जो भी आय आ रही है, इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाकर देना है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आय से संबंधित जानकारी देनी, कहाँ कहाँ से आपकी कमाई हो रही है, जो भी आपकी इनकम आ रही है वो आपको बताना है उसी एफिडेविट में। सेवा मुक्त व्यवसाय सेवा मुक्ति या व्यवसाय मुक्ति का प्रमाण पत्र संलग्न कर ही आवेदन करें। मतलब जो भी आपका रिटायरमेंट है या व्यवसाय से जॉब से आपने रेजिग्नेशन दिया था उसका आपने जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको जरूर फॉर्म के साथ लगाना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि गैप है, अगर आपका गैप है तो पृथक से स्पष्ट शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अगर आपका गैप है तो उसको स्पष्ट रूप से शपथ पत्र में एफिडेविट में लिखना अनिवार्य है। आते हैं अगले पॉइंट पर। यदि आवेदक अध्ययन करने वाले वर्षों में खेती कर रहा था, मान लीजिए जो पढ़ रहा था आज इस टाइम पे उसकी एजुकेशन चल रही थी, उस टाइम पे अगर वो खेती बाड़ी कर रहा था, साथ में खेती बाड़ी भी कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था, तो उस स्थिति में आपको मान लीजिए जो एग्रीकल्चरल फील्ड से बिलोंग करते हैं लोग,
कई सारे गांव के लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे होते हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको अपने जिस भी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे थे उसके खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए। मतलब जो भी खसरा नंबर है आपका, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी, उसकी फोटो कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी की फोटो कॉपी खसरे की लगानी पड़ेगी आपको। और शपथ पत्र में उल्लेख किया जाए, जो भी आप एफिडेविट बनवाएंगे उसमें आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि आपने उस पढ़ाई के टाइम पे आप खेती में भी काम कर रहे थे, और उसकी ये कॉपी भी लगानी है आपको साथ में। आवेदन आवेदन प्रमाण आवेदन पत्र से चालान फॉर्म के अतिरिक्त जो आवेदन पत्र है आपका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके अतिरिक्त कोई भी पृष्ठ पृथक ना करें। मान लीजिए जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये सबमिट करेंगे आप अपना, उसको उसके अलावा आप कोई भी इसमें उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ अलग नहीं लिख करनी है। जो मान लीजिए जो चालान फॉर्म है आपका, जो ऊपर मैंने बताया कि जो फॉर्म फीस सबमिट करने के लिए आपको चालान फॉर्म दिया जाएगा या उसकी रिसिप्ट होगी, उसके अलावा कोई भी पेज अलग नहीं होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एक साथ टैग से बांध देने हैं। सिर्फ जो आपकी रसीद होगी, पेमेंट स्लिप या चालान होगा, वो आपको पेमेंट का चालान होगा, वो आपको इसके साथ नहीं बांधना है। बाकी डीड भी नहीं बांधनी आपको, बाकी चीज़ें एक साथ आपको बांधनी है। जो डीडी आपकी रहेगी वो, या चालान रहेगा वो, या आपकी रिसिप्ट रहेगी वो आपको नहीं बांधना है। बाकी सब एक साथ आप टैग से बांध दीजिएगा, और अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इसको नोट कर लीजिएगा। आते हैं पॉइंट नंबर 24 पर, लास्ट पॉइंट पर। आवेदक द्वारा दी जाने वाली जानकारी असत्य पाई जाती है। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी जो भी है असत्य अगर पाई जाती है, झूठी पाई जाती है, फॉल्स पाई जाती है, तो परिषद उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी। मतलब जो बार काउंसिल होगी वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है, आपके खिलाफ केस भी कर सकती है। अगर आपने जानकारी कोई झूठी बताई होगी या कोई जानकारी छुपाई होगी, तो आप से मैं यही कहूँगा कि आप सारी जानकारी एकदम सही सही दीजिए। जो भी आगे बार काउंसिल का निर्णय होगा वो मान्य होगा, बार काउंसिल कंसीडर करेगी तो कर लेगी, आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी। आप कोई भी जानकारी अपनी तरफ से मत छुपाइएगा। आगे एक नोट दिया हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विधि उपाधि की डिग्री प्रमाणित प्रति जमा करें। मतलब जो भी आप हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी आपकी लॉ की डिग्री है, जो आपकी लॉ की डिग्री है उसकी प्रमाणित प्रति जमा करनी है, सर्टिफाइड कॉपी जमा करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी कॉपी उसमें जमा कर दें, कॉलेज के द्वारा सर्टिफाइड की गई हो कॉपी वही आपको जमा करनी है, प्रमाणित प्रति जमा करनी है। आपकी डिग्री होगी उसको प्रमाणित करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जमा करेंगे। और अगला नोट क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूर आपका लगेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाना अनिवार्य है, अन्यथा शुल्क में छूट का लाभ नहीं हो सकेगा। अगर मान लीजिए आप नहीं लगाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको जो छूट है फीस की, जो पेमेंट की छूट है वो आपको नहीं मिलेगी। और जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का ही बना होना चाहिए, किसी और स्टेट का जाति प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, मध्य प्रदेश स्टेट वाला होना चाहिए आपका। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। जिन आवेदकों ने सन 2009 से 10 अथवा उसके बाद विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा AIB का जो एग्जाम है उसको पास करने के पश्चात, उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विधि व्यवसाय करने की पात्रता होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंडरटेकिंग प्रोफार्मा संलग्न है, उसको 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज द्वारा नामांकन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र ना पाए जाने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए जो आप इसमें एक नोट दिया हुआ है
कि आपको अगर आपने 2009 या 10 के बाद जो डिग्री ली है विधि स्नातक की लॉ की डिग्री ली है, तो आपको एआईबी का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है, जो कि आपको इसमें जब भी आप पास कर लेंगे, आपको एआईबी का एग्ज़ाम जब भी आप पास कर लेंगे तो उसकी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा पासिंग का। लेकिन उससे पहले आपको एक अंडरटेकिंग इसमें देनी पड़ेगी। उसका प्रोफार्मा इस फॉर्म के साथ आगे संलग्न किया गया है, अटैच किया गया है। उसमें प्रोफार्मा मैं बता दूंगा आने वाली वीडियोस में कि क्या प्रोफार्मा उसमें कैसे क्या लिखना है। वो आपको 50 रुपये का नॉन जुडिशियल फॉर्म लेना है, नॉन जुडिशियल स्टैंप लेनी है। नोटरी में जाकर आपको नॉन जुडिशियल स्टैंप लेनी है मध्य प्रदेश के, उस पर अपने नाम से आप इशू कराएंगे 50 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैंप, जिस पर आपको प्रोफार्मा आपको अंडरटेकिंग जो है वो संलग्न करना पड़ेगा और स्टाम्प पर नोटराइज कर नामांकन पत्र के साथ लगाना पड़ेगा आपको। उसको जो आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगी उसमें अंडरटेकिंग लिख कर उसको नोटराइज कराना पड़ेगा, नोटरी से अटेस्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको इसके साथ जरूर लगाएं। अगर आपने ये नहीं लगाया अंडरटेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो लोग नहीं देखेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये सारी जानकारी हेल्पफुल लगी होंगी, इम्पोर्टेंट लगी होंगी, आपके लिए सारी आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर रही होंगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताएं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उनमें सबका रिप्लाई करता हूँ, एक एक बच्चों को एक एक कैंडिडेट को रिप्लाई करता हूँ उनकी, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो सके। जो दिक्कतें किसी अन्य स्टूडेंट को आ रही हैं, वो इधर उधर भटकते घूम रहे हैं कि कैसे फॉर्म सबमिट करना है, लोगों से पूछते हैं, तो उनको इधर उधर भटकना ना पड़े इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की वीडियोस बनाई थी, कैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो आप वो सीरीज जाकर ज़रूर देखें, आपको वहाँ पर जानकारी एक एक मिल जाएगी। कैसे मैंने सारी पॉइंट वाइज आपको बताया है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे जमा करना है, कैसे डीडी बनवाना है, कैसे रसीद कटवानी है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें बताई। इसी तरीके से मैंने ये एमपी के ऊपर वीडियोस बनाई, मध्य प्रदेश में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो इस पे बनाई है कि जो इम्पोर्टेंट निर्देश हैं फॉर्म भरने से पहले आपको क्या जानना आवश्यक है, आप क्या जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो, इसलिए मैंने पहली वीडियो बनाई है और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आई होप आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। इसके बाद भी अगर है कोई कन्फ्यूज़न तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं उसको दूर करूँगा और आपकी जो भी हेल्प बन सकेगी मैं वो हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, इम्पोर्टेंट लग रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिए, ताकि इसके बाद आने वाली वीडियोस जो है मध्य प्रदेश बार काउंसिल में कैसे फॉर्म पूरा भरना है, मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अंडरटेकिंग वाला एफिडेविट बनवाना है, कैसे बाकी के एफिडेविट बनवाने हैं, कैसे आपको रसीद, जैसे कि इस ऊपर दिया हुआ है कि रसीद की जो ये फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, रसीद वाला जो चालान फॉर्म है वो कैसे भरना है, या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाकर चैनल पे डालूंगा। और जैसे ही मैं चैनल पे वीडियो डालूं आप तक टाइमली पहुंच सके, मैं सारे पॉइंट्स को एकदम एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, कि ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके और आपका फॉर्म गलत ना हो, आपको कहीं भटकना ना पड़े और आप किसी के पास जाए बिना आप अपना फॉर्म जमा कर सकें और आपका टाइमली रजिस्ट्रेशन हो सके। थैंक यू गाइस।